हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे सिंध का राज्य जो सीमावर्ती राज्य है और अरबों के आक्रमण। ये दो टॉपिक आप जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले का वीडियो इस्लाम धर्म पे था दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो आप देखेंगे तो ये जो है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम देख लेते हैं जो है सिंध राज्य का इतिहास क्या था। आप देखिए, सिंध प्रदेश का प्राचीन इतिहास अंधकारपूर्ण है। ठीक है, इसके बारे में हमें बहुत जो है तथ्य नहीं मिलते हैं, जानकारी नहीं मिलती है प्राचीन इतिहास के बारे में। देखिए, 7वीं सदी में यह हर्ष के प्रभाव में था। ठीक है, आपने पढ़ा था हर्ष का। आगे देखें, हुएनसांग हमें बताता है कि सिंध देश का राजा जाति का शूद्र था। ये हमें कौन बता रहा है? हुएनसांग। ठीक है, आगे देखिए, और बौद्ध धर्म में उसकी आस्था थी। हर्ष की मृत्यु के बाद सिंध पूर्ण जो है स्वतंत्र हो गया। 8वीं सदी में यह एक अत्यंत विस्तृत राज्य था। ठीक है, आगे देखें, 7वीं शताब्दी में सिंध राज्य का शासन राय वंश के हाथों में था। इस वंश का अंतिम शासक राय साहनी द्वितीय की हत्या चाच नामक उसके एक ब्राह्मण मंत्री ने कर दी और राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और चाच का ही पुत्र कौन था? दाहिर। खलीफा उमर के समय में सिंध की ओर अरबों का प्रथम अभियान 636 ईस्वी में हुआ। ठीक है, खलीफाओं के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में जब आप वीडियो पढ़ रहे थे तो खलीफाओं के बारे में आपने पढ़ा है, तो आप जानते ही हैं। अब देखिए, जिसका उद्देश्य मुंबई के पास थाना को जीतना था। ठीक है, तो आप देखिए, ये जो महाराष्ट्र भारत का जो महाराष्ट्र का प्रदेश है, वहाँ मुंबई के पास ही जो है थाना है, तो वहाँ पे इन्होंने को जीतना था, लेकिन यह असफल रहा, यानी सफल नहीं हो पाया। ठीक है, ये आपका पहला अभियान था, पहला आक्रमण था। इसके बाद भड़ौच, देवल और बलूचिस्तान पर स्थित मकरान पर कई आक्रमण किए गए। आगे देखें, 8वीं सदी के प्रथम दशक में सिंध के प्रदेश मकरान पर इसका अधिकार हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि इन्होंने पहला जो है आक्रमण किया जो मुंबई का आपका थाना क्षेत्र है, उसके बाद भड़ौच, देवल, बलूचिस्तान पे। ठीक है, तो इनको सफलता नहीं मिली। 8वीं सदी का जो प्रथम दशक आता है तो उसमें जो है देखिए, सिंध प्रदेश के मकरान जो क्षेत्र था, ठीक है, उस पर जो है इनका अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो आप एक मैप में आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए, ये आपका भारत, ये आपका भारत दिख रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए श्रीलंका है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है। यहाँ आपको एक नाव दिख रही होगी। ठीक, और देखें आप, ये भारत के बगल ये आपको सिंध क्षेत्र दिख रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए आप, ये मकरान है। मकरान के बगल आपका ये देखिए ईरान है। उसके बाद देखिए, ये आपकी खाड़ी है, फारस की खाड़ी यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए, आप आ जाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा मिस्र। मिस्र में देखिए राजधानी थी दमिश्क। यहीं पे खलीफा रहता था, इसका शासन था खलीफा। अब देखिए, उस समय खलीफा कौन था? इसका नाम था वाहिद या वाजिद।
इसका नाम था। ठीक है, मिस्र की राजधानी थी दमिश्क। ठीक है, और देखें ये आपका इराक है। इराक में उस समय गवर्नर कौन था? अल हज्जाज। ठीक, अल हज्जाज। और देखिए, तो अब आ जाइए, अभी आपने देखा सिंध के राज्य को, आपने देखा, समझा, दाहिर तक का शासन देखा आपने। और दाहिर जो है, दाहिर के समय ही ये आक्रमण होता है। उस समय अभी मैंने आपको बताया कि उस समय जो खलीफा है वो वाहिद वाजिद है, और ईरान का शासक जो है वो, जो इराक का गवर्नर है वो कौन है? वो अल हज्जाज है। ठीक है ना। और यहाँ सिंध पे जो राज्य कर रहा है, सिंध पे आपका दाहिर राजा सिंध पे शासन कर रहा है। ठीक है, और देखिए, तो घटना क्या होती है? अब आक्रमण जो भारत पे होता है, जो सिंध पे आक्रमण होता है, उसका कारण क्या था? क्यों जो है सिंध पे आक्रमण हुआ, है ना? तो सिंध पे आक्रमण का एक जो है यहाँ से कारण ये बनता है कि श्रीलंका से एक जहाज़ चलती है, ये जाने वाली होती है। देखिए, इसमें जो है महिलाएं थी, बच्चे थे, और जो है बहुत सारे भेंट जो है थी। ये श्रीलंका से आपकी जहाज़ जाने वाली थी। देखिए, फारस की खाड़ी यहाँ ईरान में, इसके पास हज्जाज के पास, और यहाँ से जो है ये जाने वाली थी खलीफा के पास। ठीक, जो मिस्र में था, तो ये जाने वाली थी। तो यहाँ से जब ये जहाज़ चलती है, तो ये जो देवल का एरिया था, सिंध में जो तटवर्ती क्षेत्र था देवल, ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र देवल, ठीक है। तो यहाँ जब पहुँचता है तो यहाँ पे जो है लुटेरे होते हैं, जो देखिए मेर, कुर्क, संगार, जाट, ये लुटेरे थे। तो इन्होंने इस जहाज़ को लूट लिया, और इनका जो है औरतों इत्यादि का, ऐसा पढ़ने में आता है कि बलात्कार इन्होंने किया, तो जहाज़ें लूट लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है गवर्नर जो है ये बोलता है दाहिर से, ठीक है, दाहिर से बोलता है कि भाई तुम जो है, तुम्हारे राज्य में ये रहते हैं जो लुटेरे हैं, जाट, ये संगार, कुर्क, मेर, ये जो आपके राज्य में हैं, इनको आप सजा दीजिए, दंड दीजिए। ठीक है, तो दाहिर जो होता है वो कहता है भैया मैं इसको, ये हमारे क्षेत्र में नहीं रहते हैं, और इसलिए मैं इनको दंड नहीं दे सकता, ये हमारे जहाज़ को भी लूट लेते हैं। ठीक है, तो इससे जो है हज्जाज जो होता है गवर्नर इराक का, वो क्रोधित हो जाता है। वो जो है आज्ञा लेता है आपके खलीफा से, वाजिद या वाहिद से, तो कि भाई हमें जो है हमला करने की आज्ञा दी जाए। तो खलीफा जो है इसको आज्ञा दे देते हैं, और ये जो है आक्रमण के लिए नियुक्त करता है, भेजता है। देखिए, थल मार्ग, जल मार्ग, ठीक है, ये आपका जल मार्ग है, ये थल मार्ग है। तो ये जो है हमला के लिए 3 सेनापतियों को, जो हज्जाज था, देखिए यहाँ पे जो इराक का गवर्नर हज्जाज था, वो 3 सेनापतियों को भेजता है। किसको किसको भेजता है? देखिए, पहले जो है पहला सेनापति था उबैदुल्लाह, ठीक है, उबैदुल्लाह को भेजता है। तो ये जो है हार जाता है, मारा जाता है। उसके बाद बुरदल को भेजता है दाहिर पर हमला करने के लिए, और ये भी पराजित होता है, मारा जाता है। इन दोनों को जो है ये आपका दाहिर पराजित करता है और मार डालता है। ठीक है, उसके बाद हज्जाज तीसरा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है, और ये जो है देखिए मोहम्मद बिन कासिम ये आक्रमण करता है सिंध पे 712 ईस्वी में। ठीक है, ये 712 ईस्वी में आपका सिंध पे आक्रमण करता है। 712 ईस्वी में यह जो है भारत पर सिंध पे आक्रमण करके जीत लेता है।
ठीक है, यहाँ पे आपको दोस्तों मैप दिख रहा होगा, ये आपको भारत का मैप दिख रहा है। ठीक, ये आपका सिंध क्षेत्र आपको दिख रहा होगा उस समय का। ठीक, यहाँ पे आप देखिए तटवर्ती क्षेत्र आपका देवल है, सिंध है, नदी के सिंध नदी की तरफ देखिए ब्राह्मणाबाद है, रावर है, मुल्तान है। ठीक है, यहाँ पे आपको मकरान दिख रहा होगा। तो ये है। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है, आप जानते हैं कि मकरान पहले से ही कब्जा हो गया था, उसके बाद देवल पे जो है यहाँ हमला करता है। मोहम्मद बिन कासिम इसे आप विजित करता है और 17 साल से सभी कम व्यक्तियों को मार डालता है और जीतते हुए जो है सिंध नदी पार करके आ जाता है। और यहाँ दाहिर जो है रावर में, ठीक है, रावर नामक स्थान पे जो है दाहिर जो है बड़ी वीरता से सामना करता है, लेकिन जो है हारता है और मारा जाता है। उसके बाद इसकी जो रानी थी, रानी बाई, किले में जो है 15,000 सैनिकों के साथ बड़ी वीरता पूर्वक जो है सामना करती हैं, लेकिन सीमित अभाव के कारण व्यवस्थाएं ये भी हार जाती हैं और जौहर कर लेती हैं, है ना, अपनी जो है इज्जत बचाने के लिए। तो अभी देखिए उसके बाद ब्राह्मणाबाद पे जो है ये जय सिंह, मुल्तान भी ये जीतता है। आपका मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान भी जीत लेता है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सोना इसको प्राप्त होता है। और देखिए ब्राह्मणाबाद में इसका जो पुत्र था, दाहिर का पुत्र था जय सिंह, ठीक है, जय सिंह जो है ये ब्राह्मणाबाद में इसका सफलतापूर्वक जो है करता है, उस समय जो है प्रतिरोध करता है, लेकिन आगे चल के जय सिंह भी इस्लाम धर्म को अपना लेता है। ठीक है, तो ये है अरबों का आक्रमण जो है। और इसके बाद भी अरब लोग जो है ये है कि सिंध तक ही अरब सीमित हो जाते हैं, क्योंकि आगे जो है जब ये बढ़ते हैं अरब लोग, तो ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में आपने पढ़ा है ना, वो जो है इनके विजय रथ को रोक देता है और ये आगे विजित नहीं कर पाते हैं, तो सिंध तक ही सीमित रह जाते हैं। ठीक है, और कुछ दिनों बाद फिर ये प्रयास करते हैं, इनके अगले खलीफा जो आते हैं तो प्रयास करते हैं, लेकिन जो आपके प्रतिहार हैं, चालुक्य हैं, ये जो है इनको भारत में जीतने नहीं देते हैं और इनका जो है विजय रथ रोक देते हैं और ये यहीं तक सिमट जाते हैं। अब आगे चल के आप देखते हैं कि ये सिंध पे भी इनका कब्जा समाप्त हो जाता है। भारत पर हुए इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जो है अरब राज्य का विस्तार व इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार था। ठीक है, आपने देखा कि जो भारत पे आक्रमण था, सिंध पे आक्रमण था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य देखिए अरब राज्य का विस्तार था, ठीक है, और इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। सिंधु क्षेत्रों में अरबों ने सर्वप्रथम दिरहम जो है सिक्का, है ना, दिरहम सिक्का चलाया और खजूर की खेती, ऊंट पालन प्रारंभ किया था। प्रथम बार सिंधु वासियों ने जजिया कर, ठीक है, प्रथम बार सिंधु वासियों पर जजिया कर, ठीक है, गैर धार्मिक कर, यानी जो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं हैं उनकी रक्षा के लिए, अपने जो है रहने के लिए, जो इस्लामिक नहीं है, इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं है, उनको जो है पहली बार जजिया कर उसे ही कहते हैं, ठीक है, यह गैर धार्मिक कर है, ये लगाया गया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ठीक है, प्रथम बार कौन लगाया आपका, अगर क्वेश्चन आता है प्रथम बार जजिया कर कौन लगाया है, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। कहाँ लगाया गया था? सिंधु वासियों पे। ठीक, अब आप समझ गए। अगर कुछ चीज़ें दोस्तों नहीं समझ में आएंगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब थोड़ा सा परिणाम जो था भारत पर आक्रमण की, जो सिंध पे आक्रमण का परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, चरक संहिता एवं पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया, ठीक है, और बगदाद के
खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। और क्या हुआ देखिए आप, खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंडयक को लेकर बगदाद गए और अल्फजारी ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों ने इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें सबसे प्रमुख अल फाजरी की किताब उल जिज है। ठीक है, गणित का भी ज्ञान जो है अरब सीखे थे भारत से ही। अरबों के माध्यम से भारतीय सभ्यता की जानकारी यूरोपीय देशों में पहुंची। ठीक है, तो ये प्रभाव दोस्तों आपका हुआ, जो अरब आक्रमण हुआ था भारत पर, उसका जो है ये प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने सीमावर्ती जो राज्य सिंध है उसके बारे में आपने जाना, इतिहास को पढ़ा, और अरब आक्रमण के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, किस तरह जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है पूरा सिंध पे हमला करता है और उसके बाद कुछ ही दिन में जो है वो उसकी जो है बुला कर के उसकी हत्या कर दी जाती है। वो ज़्यादा दिन तक शासन कर नहीं पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा है आज आपका वीडियो ये सिंध का राज्य और अरबों का आक्रमण आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें दोस्तों नहीं समझ में आई होंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।